प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं द लास्ट लेसन। अल्फोंस डोडे ने लिखा था। अल्फोंस डोडे जो कि 1840 में पैदा हुए और 1897 में इनका देहांत हो गया। ये फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, नॉवल लिखते थे, शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे। लास्ट लेसन जो है कब सेट किया गया, जब फ्रांस का प्रशिया से वार हो रहा था, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया। फ्रांस को प्रशिया ने हरा दिया था। ठीक है, उसके बाद उसकी जो दो डिस्ट्रिक्ट है एल्सेस और लॉरिन, इस दोनों डिस्ट्रिक्ट पे उन्होंने कब्जा कर लिया। कब्जा अब पर्शिया का हो चुका था। उसके बाद ये स्टोरी लिखी गई थी। एक टीचर थे, उन्होंने अपना लास्ट लेसन जो है क्लास में डिलीवर किया था। स्टार्टिंग से देखते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ अ scolding especially because M. Hamel the teacher's name was M. Hamel, एक टीचर थे। और जो ये लड़का जो कहानी डिक्टेट कर रहा है, बता रहा है हमें, वो एक फ्रेंच एक लड़का था जो कि लेट हो गया था स्कूल में, और डांटने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था कि स्कूल में जाएगा तो उसको डांटा जाएगा और उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पार्टिसिपल्स के बारे में। मतलब एम हेमल ने उससे पहले दिन काम दिया होगा, लेकिन वो नहीं करके आया। पार्टिसिपल्स के बारे में उसको नहीं पता, वो परेशान हो रहा है, वो डर रहा है एम हेमल से। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, पार्टिसिपल्स के बारे में उसको कुछ नहीं पता। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, पहले मैंने सोचा कि मैं बाहर ही अपना पूरा दिन व्यतीत करूँगा, स्कूल में जाऊँगा ही नहीं। इट वॉज सो वार्म, ठीक है, वो गर्म दिन था, वहाँ पर सर्दियाँ रहती है तो गर्म दिन वहाँ पर अच्छे माने जाते हैं। सो ब्राइट, मतलब सूरज बिल्कुल निकला हुआ था। द वर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल में पक्षी चहचहा रहे थे। और वहाँ पर जो पर्शियन सोल्जर्स हैं वो ड्रिलिंग कर रहे थे, अपना युद्ध अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, तो पार्टिसिपल्स के रूल से तो अच्छा लुभावना वो सब उसको लग रहा था। देखिए, उसके दो दुश्मन जो युद्धाभ्यास कर रहे हैं, जिन्होंने उसकी डिस्ट्रिक्ट को छीन लिया है, उसको अच्छा लग रहा था। अगर मैं उनको देखूं, उनकी जो ड्रिलिंग है वो देखूं, उसको अच्छा लग रहा था, ना कि वो पार्टिसिपल्स को सीखे, वो अच्छा लग रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू द स्कूल, लेकिन वो सीधा सब छोड़ छाड़ कर कहाँ चला गया, स्कूल चला गया। वैन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड, टाउन हॉल में ना एक बुलेटिन बोर्ड था, उस पर ज़्यादातर हमेशा बुरी खबरें आती थी, तो वहाँ पर उसको भीड़ दिखाई थी। तो फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम देयर, हैड कम फ्रॉम देयर। बैड न्यूज़ जो भी आती थी उस बुलेटिन बोर्ड पे आती थी, लाइक लोस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सब कुछ वहाँ पर होगा। लेकिन अब क्या मैटर हो सकता है उसको नहीं पता। तो उसने वहाँ पर ज़्यादा देर वो रुका नहीं, वो वहाँ से जितना फास्ट हो सका वहाँ से चला गया। वहाँ पर उसने देखा ब्लैक स्मिथ है, वाचर है, वहाँ पर थे अपने अप्रेंटिस के साथ। जो अप्रेंटिस मतलब जो साथ में उसको काम सीखते हैं, तो उसके साथ थे और बुलेटिन को पढ़ रहे थे। उसको बुलाया फ्रेंच को और बोला, भाई ज़्यादा फास्ट मत जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारे पास बहुत समय है स्कूल जाने के लिए। और उसको लगा ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे ही चलते चलते वो कहाँ पहुँचा, रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रेथ, थका हारा वो पहुँचा एम हेमल के गार्डन में। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, अक्सर ऐसा होता था कि जब स्कूल शुरू होता था वहाँ पर बहुत चहल पहल होती थी, गली में ही सुन जाती थी। लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, एक साथ चिल्ला के गाना वो गाते हैं, अपना लेसन रिपीट करते हैं। लाउड नॉइस विद आवर हैंड ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, मतलब बहुत ज़्यादा शोर होता था वहाँ पर, इन चीज़ों का शोर होता था। टीचर जो है वो ग्रेट रूलर स्केल को टेबल पर मारता था, है ना, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा कोमोशन हो जाता था एक तरीके से। उस कोमोशन के बीच में वो घुस जाता था और बैठ जाता था अपनी सीट पे जाके, किसी को पता नहीं चलता था। बट दैट डे इवनिंग हैड टू बी एज क्वाइट ए संडे मॉर्निंग, और वो संडे मॉर्निंग जैसा दिन था। उस दिन कुछ चहल पहल, कुछ शोर शराबा कुछ नहीं था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेस, विंडो से उसने देखा तो उसके जो सभी दोस्त थे जहाँ पर बैठना चाहिए वहीं पर बैठे हुए हैं। एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, जो उसके स्ट्रिक्ट टीचर है आयरन रूलर के साथ वहीं पर वॉक कर रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, तो उसको अंदर जाकर के बैठना था और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था,
लेकिन जितना वो डरा हुआ था उस हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं. बट नथिंग हैपन. एम हेमल सॉ मी. एम हेमल ने उसे देखा भी और बोला कोई बात नहीं, आप आइए. वेरी काइंडली ही सेड गो टू योर प्लेस क्विकली. जल्दी से आप अपनी सीट पर बैठ जाए. लिटिल फ्रेंच, हम आपके बिना ही शुरू करने वाले थे. और ये उसको देख करके बड़ा अजीब लगा. सीधा वो अपने बेंच पर जम करके बैठ गया, अपने डेस्क पर वो बैठा. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his shirt, frilled shirt and little black silk cap. तो देख कर अपने टीचर को ना आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसके टीचर ने ऐसी कपड़े पहन रखे थे जो कि वो यहाँ पर बताया है. फ्रिल झालर वाली शर्ट थी और कैसे ब्लैक सिल्क की कैप थी, कढ़ाई हो रखी थी उस पर. वो कभी नहीं पहनते थे इंस्पेक्शन के दिन पे और प्राइज़ वाले दिन पर. 2 दिन पर पहनते थे, इंस्पेक्शन और प्राइज़. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty. पीछे के बेंच हमेशा खाली रहते थे, लेकिन उस पर आज कौन बैठा था? विलेजर्स बैठे थे. द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स. जैसे बच्चे बैठते हैं ऐसे बैठे हुए थे पीछे विलेजर्स. ओल्ड हॉसर विथ 3 कॉर्नर्ड हैट. एक हॉसर जिसकी 3 कॉर्नर की हैट थी. फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठे थे. एवरीबडी लुक्ड सैड. सब सैड दिखाई दे रहे थे, परेशान दिखाई दे रहे थे. होसर हैज़ बॉट एन ओल्ड प्राइमर. होसर ने एक प्राइमर ला रखा था, बच्चों की किताब. थम्ड एट द एजेस में मुड़ा हुआ था वो. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज. और अपने नीज पर उसने उसको खोल रखा था. विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस. और वहाँ पर उसका चश्मा भी रखा हुआ था. वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल. मैं इन सब के बारे में हैरान था ही. Mr. Hamel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he has used to me, said, "My children, this is my last lesson." ये उनका लास्ट लेसन था. उन्होंने जेंटल टोन में जैसा भी बोला कि दुख भरी आवाज़ में ही बोला होगा. दिस इज़ माई लास्ट लेसन. आई शैल गिव यू. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन. अब वहाँ पर जर्मनी का राज था, तो अब वहाँ पर केवल जर्मनी पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच वहाँ से हटा दी जाएगी. एल्सेस और लॉरिन के स्कूलों में हर जगह केवल क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन. आपका नया मास्टर कल आ जाएगा. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल अटेंटिव हो जाओ, ध्यान से सुनो कि मैं आज तुम्हें क्या पढ़ाने वाला हूँ. वाटर थंडर क्लैप. दीज वर्ड्स वर टू मी. Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall. उसको समझ में आ रहा था कि वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पर क्या था. My last French lesson. Why? I hardly knew how to write. मुझे पता ही नहीं था लिखते कैसे हो. रही है मेरा लास्ट लेसन पे मैं पहुँच गया. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs. अब उसको लग रहा है कि मेरे को पढ़ लेना चाहिए था. मैं तो पक्षियों के अंडे ढूंढता था, स्लाइडिंग करता था. My books that had seemed such a nonsense a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were all friends now. I couldn't give up. And Mr. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again. जो चीज़ें उसको भारी लगती थी अब वो उसको अच्छी लगने लगी है. जो किताबें उसको अच्छी नहीं लगती थी वो अच्छी लगने लगी है. वो सोचने लगा है वो सारी बातें पुरानी कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा और मैंने इस दिन का इंतज़ार क्यों किया. उसको लग रहा था कि वो अपने इस टीचर को दोबारा कभी नहीं देख पाएगा और अब वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put
on his fine Sunday clothes, and now I understood. अब इसको समझ में आ रहा है कि विलेजर्स वहाँ पर क्यों खड़े थे, क्यों देख रहे थे, पीछे विलेजर्स क्यों बैठे हुए थे, बुलेटिन बोर्ड पे भीड़ क्यों थी. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी. उनको भी अफसोस था, जैसे मुझे अफसोस है ना, ऐसे उनको भी अफसोस था. दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर. वो ज़्यादा स्कूल नहीं गए. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस. 40 साल की सर्विस उस टीचर ने की. उसको वो ट्रिब्यूट देने आए थे, उसको वो रेस्पेक्ट देने आए थे. वो नहीं पढ़ पाए, लेकिन वो आज आखिरी लेसन में उसको रेस्पेक्ट देने आए. ये सोच ही रहा था ये सब कि इसका नाम बोल दिया गया और इसको रिसाइट करने के लिए कहा गया. वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट dreadful rule for the participle, although very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first word and stood there holding on my desk, my heart beating and not daring to look up. उसको खड़ा कर दिया, पार्टिसिपल्स के बारे में पूछा, लेकिन उसको तो पता नहीं था, एक वर्ड नहीं पता था उसको. बस वो अपनी नज़रें झुकाकर वहाँ पर खड़ा हो गया. I heard M. Hamel say to me, I won't scold you. M. Hamel ने बोला, मैं नहीं डांटूंगा आपको. Little French, you must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. मेरे पे बहुत टाइम है, मैं पढ़ लूँगा. ऐसा हम एक दूसरे को बोलते हैं, सब बोलते हैं, हो जाएगा, कल हो जाएगा. Learn it. I will learn it tomorrow. And now you see where you have come, my boy. अब देखो तुम कहाँ पहुँच गए हो ना. कल कल करते रहेंगे, कल हो जाएगा, कल हो जाएगा. अब की बार आपका बोर्ड एग्ज़ाम में भी एक जो अनसीन पैसेज आया था वो इसी चीज़ के ऊपर आया था. दिस इज़ कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन. आप अपनी चीज़ों को कल पे डालते रहते हैं, कल पे डालते रहते हैं, और कल कभी आता नहीं. एक टाइम ऐसा आता है जब आपका समय चला जाता है, बहुत लेट हो जाता है. एंड नाउ यू सी वी हैव कम आउट. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस. एल्सेस के साथ यही प्रॉब्लम है. तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? एल्सेस में है. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. लर्निंग को हम कब के लिए टाल देते हैं? कल के लिए. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इट इज. यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. अपनी भाषा नहीं बोल पा रहे हो, तो अपनी भाषा नहीं लिख पा रहे हो, किसी को तुम क्या बोल पाओगे? तुम्हें अपनी ही भाषा नहीं आती. बट यू आर नॉट द वर्स्ट. पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद. ये केवल उसकी गलती नहीं है भाई, एक उस बच्चे की खाली की गलती नहीं है, उनके पेरेंट्स की भी गलती है. योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न. दे प्रेफर टू पुट यू वर्क ऑन अ फॉर्म. एक फार्म पे आपको काम करवा रहे हैं, मील्स पे आपको काम करवा रहे हैं. वो खुद सीरियस नहीं है, थोड़े से पैसों के लिए आपसे काम करवा रहे हैं, स्कूल नहीं भेज रहे. एंड आई हैव टू ब्लेम ऑल्सो. और मतलब तुमको तुम्हारे पेरेंट्स को ही ब्लेम नहीं किया जाएगा, मुझे भी ब्लेम किया जाना चाहिए. क्यों? Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? क्या मैंने कभी कभी तुमको पानी अपने पौधों में पानी देने के लिए नहीं भेज दिया? And when I wanted to go to fishing, did I not just give you a holiday? जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था तो मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी. तो इसका मतलब तुम्हारे पेरेंट्स की और मेरी, तीनों की यहाँ पर गलती है. Then from one thing to another, Mr. M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it is the most beautiful language. It is the most beautiful language in the world. The clearest, the most logical. ये अपनी भाषा की यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं कि clearest है, logical है. That we must guard it among us. और हमें इसको बचाना पड़ेगा, हमें कभी इसको भूलना नहीं है. Because when a people are enslaved, ये बहुत अच्छी लाइन है. When people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी लाइन है. जब तक आपको अपनी लैंग्वेज आती है तो इसका मतलब आप जिस जेल में बंद है उसकी चाबी आपके पास है. अगर आपने अपनी लैंग्वेज को खो दिया तो आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा. आई हैव नेवर लिसन सो केयरफुल. इतने ध्यान से वो सुन रहा था, उसने कभी इतने इतने आसानी से नहीं सुना, इतने ध्यान से नहीं सुना. और टीचर ने भी इतने पेशेंस से जैसे आज पढ़ाया ऐसे कभी नहीं पढ़ाया.
आई सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल, मतलब वो आज सब कुछ पढ़ा देना चाहते हैं, एक ही दिन में आज वो सब कुछ पढ़ा देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर, पहले उसने ग्रामर पढ़ाई, टीचर ने पहले ग्रामर पढ़ाई। वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, फिर राइटिंग का एक लेसन कराया। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन उनके लिए वो न्यू कॉपीज भी लाए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस फ्रांस एल्सेस, और वहाँ पर क्या लिखा था, ब्यूटीफुल हैंड राइट में फ्रांस एल्सेस लिखा था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द क्लासरूम, और वो छोटे छोटे झंडे हर क्लासरूम में हर जगह तैर रहे हैं ऐसा लग रहा था। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, you ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. अब वहाँ पर किसी की आवाज़ नहीं आ रही, इतना वहाँ पर शांत माहौल है कि अगर कोई पेपर पे भी लिख रहा है तो उसकी भी वहाँ पर आवाज़ आ रही है। जो छोटे छोटे हैं ना, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी ट्रेस कर रहे हैं, फिश हुक्स बना रहे हैं, एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, जैसे कि वो भी फ्रेंच हो। ऑन द रूफ ऑफ पीजन्स कुक्ड वेरी लो, पीछे ऊपर जो पीजन है वो भी गा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एक बेहतरीन लाइन लिखी है, उसने अपने आप से कहा, फ्रेंच ने अपने आप से कहा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स, क्या वो कबूतरों से भी पीजन में बात करवा सकते हैं, क्या कबूतरों से भी वो पीजन में गाना गवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। तो ये बहुत यहाँ पर इम्पोर्टेंट लाइन है कि वो हम पर ही अपना हक जमा रहे हैं, हम पर ही वो धाक जमा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज को लेकर सीरियस नहीं हैं। पक्षी अपनी लैंग्वेज बोलना कभी नहीं छोड़ते। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. थोड़ा उसने ऊपर देखा तो वहाँ पर एम हेमल बैठे हुए हैं, कभी वो एक चीज़ पर देख रहे हैं, कभी वो दूसरे चीज़ पर देख रहे हैं। उनका एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्स, दैट वो अपने दिमाग में इमेज बना लेना चाहते हैं स्कूल रूम कैसा दिखता है ये, क्योंकि वो जाने वाले हैं ना, तो चीज़ों को याद करेंगे वो, तो एक बार ढंग से उसको देख रहे हैं। 40 ईयर्स उन्होंने दिए हैं उसी सेम प्लेस को, गार्डन को देखते हैं, विंडो के बाहर क्लास उनके सामने है, सब चीज़ वो एक एक करके देखते हैं। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वोन स्मूथ, द वॉलनट ट्रीज, सब चीज़ों को देखते हैं, वो डेस्क को, वॉलनट, बाहर ट्रीज लगे हुए हैं, इन द गार्डन बड़े हो चुके हैं। होप फाइन एक बेल है वो भी बड़ी हो चुकी है, ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद लगाई थी। ट्विंड अबाउट द विंडोज और टू द रूफ, विंडो से उलझती हुई वो ऊपर तक, रूफ तक जा चुकी है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट द रूम अबाउट पैकिंग देयर ट्रंक्स, उसका सामान एक सिस्टर ऊपर पैक कर रही थी और उसको देख कर उसको काफ़ी बुरा लग रहा था, क्योंकि उसको अगले दिन कंट्री को लीव करना था। But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in the history. Then the babies chanted their ba, pi, बी, बू, बू। फिर उन्होंने अपने बेबीज़ ने अपने जो अल्फ़ाबेट है वो बोले फ्रेंच में। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड होसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स, पीछे होसर जो था वो भी पढ़ रहा है अपना प्राइमर में से। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्स विद इमोशन, बोलता हुआ वो रो रहा है, उसकी आवाज़ जो है काँप रही है। बहुत फ़नी लग रहा था उसको सुनकर। वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, सब रोना चाहते थे, हंसना चाहते थे। एंड हाउ वेल आई रिमेंबर्ड इट द लास्ट लेसन, और इतना अच्छे से उसको याद हो गया लास्ट लेसन। एट ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, 12 मतलब स्ट्रक 12, 12 बज गए हैं, मतलब छुट्टी का टाइम हो गया है। देन द एंजलस एट द सेम मोमेंट द trumpets of the Prussian returning from drill sounds under our windows. M. Hamel stood up, very pale, in his chair. I never saw him look so tall.
उतना बड़ा उसने एम हेमल को कभी नहीं देखा था। वहाँ पर से आवाज़ आ रही थी ड्रिलिंग की, वो वापस आ रहे हैं पर्शियन सोल्जर्स अपने ड्रिलिंग से। माई फ्रेंड सेड बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. उसके बाद वो खड़े होते हैं और ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखते हैं, एम हेमल। वो लिखते हैं वाइव लव फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद। Then he stopped and leaned his head against the wall, और फिर वो अपने सर को दीवार से लगा लेते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड्स, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। और उसके बाद वो बोलते नहीं हैं, बस अपने हाथ से इशारा करते हैं कि विद्यालय ख़त्म हो चुका है दोस्तों, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी इमोशनल चैप्टर है। ये चैप्टर हमें बताता है, सिखाता है द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन आवर लाइफ। हम कहीं भी जाएं, कहीं भी रहे, हमें अपनी लैंग्वेज को संभाल के रखना है, प्रिजर्व करना है। अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को कभी खोना नहीं है, ये हमारी पहचान है। और यही जब हम कहीं मुसीबत में होंगे, शायद ये हमारी भाषा ही होगी जो हमारी हेल्प करेगी। प्यारे बच्चों, आज के चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।